नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला स्वागत करता हूँ आप सभी का इस चैनल पे। इसका नाम है डिस्कशन विद मनोज। और आज हम जिस क्या कहना चाहिए वैकेंसी पर बात करने वाले हैं वो है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, यानी कि UKSSC, है ना, सबऑर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन। तो भैया ये 2024 की वैकेंसी है ना। और देखिए 12 अप्रैल से पहले पहले 14 मार्च से ये विज्ञापन, देखो 14 मार्च को विज्ञापन आ गया, है ना, एडवर्टीजमेंट आया इसका। ऑनलाइन आवेदन शुरू हो रहे हैं 22 मार्च से। और आप जो है अंतिम डेट जो आप देख सकते हो वो 12 अप्रैल है। ठीक है। हाँ, अब ऑनलाइन आवेदन पत्र में अगर आपको कोई करेक्शन करना है तो वो 16 अप्रैल को खिड़की खुलेगी और 18 अप्रैल तक रहेगी। तो मतलब आप करेक्शन कर सकते हो। करेक्शन उन्हीं का होता है जिन्होंने पूरा फॉर्म भरा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब लिखित प्रतियोगी परीक्षा जो है आपकी वो रहेगी जुलाई में, इनका अनुमान है ये, है ना। ये आगे या पीछे हो सकती है। अब एक बात मैं बता दूं, पूरे का पूरा जो पेपर है वो आपका OMR बेस्ड है। ठीक है ना, पूरा OMR बेस्ड है। मतलब ये हुआ कि ऑफलाइन पेपर होंगे आपके इसमें। ठीक है, एक बात ये। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि आपने CTET 2 या फिर UTET 2, ये जो है ये आपने पास करके रखा हो तो ही आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसका आपको ध्यान रखना है विशेष तौर पर। इसे मैं पहले ही बता देता हूँ, है ना। और एक बात और याद रखनी है, आप कम उत्तराखंड के ही भाई निवासी होने चाहिए, है ना। डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए। ठीक, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और ये सहायक अध्यापक की पोस्ट है, ये भी बता दूं आपको। सहायक अध्यापक टोटल और कितनी पोस्ट है, कहाँ कहाँ है, मैं वो थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो जैसे ये जो इनके दो मंडल हैं, है ना, उत्तराखंड के अंतर्गत, यहाँ पर एक गढ़वाल मंडल है, एक आपको कुमाऊं मंडल है। गढ़वाल मंडल में जो सहायक अध्यापक LT की जो वैकेंसी है वो 786 है। और वहीं कुमाऊं मंडल में सहायक अध्यापक LT की 758 पद है। टोटल आपको दिखेगा, टोटल 144 है। 12 अप्रैल लास्ट डेट है, मैंने पहले ही बता दिया था। ठीक है ना। आपको ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा भैया, पूरा का पूरा सिलेबस तो इसमें लगा हुआ है, इसके PDF में ना नीचे की तरफ सिलेबस लगा हुआ है। क्या क्या, जैसे हिंदी, इंग्लिश, है ना, संस्कृत, मैथ्स, साइंस, बहुत मतलब आर्ट्स, म्यूजिक, डांस, सब में पोस्ट खुली हुई है। ठीक है ना। वो अब वही बनी बात है, अगर आपने 4 साल का वो जो B.Ed आता है इंटीग्रेटेड कोर्स वो किया तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। आपने BSc एड किया हुआ है तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हो, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं अभी इसको बहुत डिटेल में बताऊंगा तो आप ज़्यादा चिंता नहीं लो। ठीक है ना। और अपना देखो ऑफलाइन होगा पूरा पूरा, है ना। ऑब्जेक्टिव पेपर रहेगा, 4 क्वेश्चन रहेंगे। अच्छा, निगेटिव मार्किंग इसमें है भैया, 1/4 की निगेटिव मार्किंग है, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप। फीस वगैरह सब मैं आपको बता दूंगा। सारी जानकारी ये आपको ईमेल और SMS के माध्यम से देंगे। तो मतलब आपको अपना मोबाइल नंबर और ये सब बहुत एक्टिवेट रखना, अच्छे से रखना है। ठीक है ना। परीक्षा परिणाम जो भी होगा सब कुछ इनकी वेबसाइट देख लो आप ध्यान से जा करके, है ना, ये रही। तो आप अप्लाई तो पहले ही कर देना, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको। अब ये देखिए यहाँ पर ये वैकेंसी है पूरी की, जैसे कि SC के लिए कितनी वैकेंसी है, ST के लिए कितनी वैकेंसी है, OBC के लिए कितनी वैकेंसी है, EWS के लिए कितनी है, जनरल के लिए कितनी है, टोटल कितनी हो गई, यहाँ पर ये बता दिया जाएगा। ठीक है ना। और ये देखो उत्तराखंड की जो महिलाएं हैं उनके लिए, जो स्वतंत्रता सेनानी उनके लिए, भूतपूर्व सैनिक के लिए, जो अनाथ है उनके लिए, दिव्यांग है उनके लिए। ठीक है ना। तो ऐसे करके आप देख सकते हो, जैसे दिव्यांग के लिए कितनी है भैया, ये हो गया, है ना। तो अब यहाँ पर कौन कौन से, जैसे आप देख सकते हैं ये लोग इसको भर सकते हैं, जैसे 1 आर्म वाला, 1 लेग वाला, बोथ लेग, है ना, बोथ हैंड, 1 आर्म और लेग हो गया आपका, सेरेब्रल पेल्सी, लेप्रेसी क्योर, डवाफिज्म, बौनापन के शिकार अगर कोई हो गए तो, एसिड अटैक विक्टिम हो गया, है ना, और डिस्ट्रॉफी हो गया, और बहुत सारी चीज़ें भाई। ठीक है। तो अलग अलग तरह की दिव्यांगता है तो उसका उनके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए, बस इसका उसको ध्यान रखना है। तो जो जो अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसी हर पोस्ट के लिए लिखा हुआ है, इसलिए मैं सारी पोस्ट को आपको दिखाने नहीं जाऊंगा क्योंकि फिर ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। ठीक है ना। बस आप यहाँ पे सब्जेक्ट देख सकते हैं हिंदी के लिए, तो बस सेम है, सब कुछ सेम है। बस आपको क्या करना है, रुक करके PDF देखिए, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा यूट्यूब के नीचे, उसको ओपन करना है, इस PDF को अच्छे से देखना। बस एक बार समझा देता हूँ कैसे क्या है, वो आप देख लेंगे। संस्कृत हो गया और ये गणित हो गया, है ना। तो आप अपने कैटेगरी के हिसाब से उसको देखेंगे। अब चलते हैं यहाँ से सीधे नीचे की तरफ। ठीक है। तो ये पूरी वैकेंसीज के बारे में ही जानकारी है सारी, है ना। ये एक एक बार उसमें बताया गया है। तो आप ये PDF अपने आप ही ओपन कर लेंगे, आप चिंता नहीं करें, मैं लिंक दे रहा हूँ आपको उसकी। यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में आपको जाना है, नीचे की तरफ सब मिल जाएगा वहाँ पर। ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा तो यही सब भरा हुआ है इसमें। अब आ जाते हैं, मैं अगली चीज़ बता दूँ आपको, फीस वगैरह भी समझा दूँ। अभी भी यही है।
है ना, काफ़ी लंबा है भाई वो पन्ना। ठीक है, चलिए यहाँ तक आते आते हैं। अब इनने देखिए बहुत सारी शाखाएं रखी, जैसे महिला शाखा हो गया, है ना, ऐसी सामान्य शाखा हो गया। देखिए महिला शाखा के अंतर्गत जो सहायक अध्यापक की भर्तियां, उसमें सिर्फ महिलाएं ही अभ्यर्थी हो सकती हैं, और जो सामान्य शाखा उसमें महिला और पुरुष दोनों हो सकते हैं। ठीक है ना। आवेदन पर अभ्यर्थियों को 60% सामान्य शाखा, देखो इतनी इतनी मतलब रिजर्वेशन है, तो सामान्य शाखा में 60% हो गया, है ना, महिला शाखा 60% हो गई, विभागीय 10% सामान्य शाखा तथा विभागीय 10% महिला शाखा का अवसर ही चयन के लिए उपलब्ध होगा। ठीक है ना, तो एक बात ये हो गई। दूसरा ने बोला है कि भाई सीधी भर्ती जो है 60% है और विभागीय भर्ती 10% सीट उनकी है ना। अब ये आगे बाकी रिजर्वेशन में चला जाता है। ठीक है भाई, इतना इतना वेतनमान रहेगा आपका, ये तो आप समझ गए होंगे। अब इनने देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि ये रहा, अगर आपने बीएड किया है कितना 4 वर्षीय वाला, या बीएससी एड किया हुआ है, तो भी आप इसे भर सकते हैं। ठीक है, ये रहा। और बाकी शैक्षणिक अर्हता और अच्छे देख सकते हैं आप यहाँ पे, जैसे मान लो एक पढ़ लो, बाकी सबकी वैसी के वैसी है। देखिए पहली बात तो, अगर आपने एनसीईआरटी से बीए ऐड किया हुआ है, बीएड किसमें, जैसे मान लो किसी को भरना है सहायक अध्यापक कौन सा, सामान्य, तो उसने भूगोल में, अर्थशास्त्र में, नागरिक शास्त्र में, इतिहास में, है ना, इनमें से किन्हीं 2 विषयों के साथ उत्तीर्ण हुआ हो बीए एड में, जो एनसीईआरटी करवाती है वो। दूसरा ने बोला, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से आपने अगर भूगोल किया है, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र या इतिहास विषयों में से, इतने विषयों में से किन्हीं 2 विषयों के साथ स्नातक उपाधि, परंतु उक्त 2 विषयों, जो बचे हुए 2 विषय में से एक विषय आपने थर्ड ईयर में और एक विषय आपने सेकंड ईयर में अनिवार्यता से पढ़ाओ। मतलब ये तो बात तय होगी कि 2 विषय में तो भाई, जैसे भूगोल है, अर्थशास्त्र में, दो तो इनमें से स्नातक आपने लिया है, लेकिन जो बाकी 2 बचेंगे, उसको एक को आपने थर्ड ईयर में और एक को आपने सेकंड ईयर में पढ़ाओ, ये इसका मतलब होता है। और दूसरा, आपने एलटी डिप्लोमा किया हो विधि द्वारा स्थापित या किसी संस्थान से, विश्वविद्यालय से बीएड की उपाधि ली हो, है ना, या फिर विधि द्वारा, मतलब या तो आपने एलटी डिप्लोमा कर लिया या तो आपने बीएड की उपाधि ली, तो भी आप भर सकते हैं। लेकिन बीएड आपका किस में होना चाहिए, भूगोल या अर्थशास्त्र, कोई 2 सब्जेक्ट इसमें से रहेंगे, और एक को आपने थर्ड ईयर में पढ़ाओ और एक को आपने सेकंड ईयर में पढ़ाओ, ये इसका कहना है। ऐसे ही आप किसी और को भी देख लो, जैसे मान लो आपने गणित के लिए पढ़ा, तो देखो इनने भी साफ साफ बोला है कि भाई जो गणित के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनके पास 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, एक गणित होना चाहिए और साथ में उनके पास भौतिक भी होना चाहिए। विज्ञान विषयों के साथ विज्ञान स्नातक की उपाधि, परंतु अब देखो साफ बोला है, तो मतलब यहाँ पे साइंस ग्रेजुएशन हो गया, साइंस ग्रेजुएट हो गए आप यहाँ पे, है ना, लेकिन किसके साथ, गणित और भौतिक दोनों होने चाहिए, परंतु तृतीय वर्ष में आपने, थर्ड वर्ष में आपने गणित या फिर भौतिक विज्ञान विषय तथा प्रथम 2 वर्षों में गणित तथा भौतिक विज्ञान विषय अनिवार्य रूप से रहे हो। समझ गए ना। तृतीय वर्ष में गणित या फिर भौतिक में से कोई एक हो गया, है ना, ये अथवा लगा है ना, यहाँ पर अथवा लगा हुआ है, और हो गया ये। ठीक है, और तथा का मतलब होता है एंड, मतलब प्लस। और यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि तृतीय वर्ष में तो आपने गणित या भौतिक में से कोई एक पढ़ा हो, लेकिन 2 वर्षों में आपने गणित और भौतिक दोनों साथ में पढ़ा हो। ठीक, प्लस अब इसके साथ क्या चाहिए इनको भाई, आपकी बीएड की डिग्री होनी चाहिए। अब बीएड की डिग्री तो होगी ना इसमें, बीएड नहीं तो आपने डी एलटी डिप्लोमा किया तो भी भर सकते हैं, मतलब एलटी डिप्लोमा करके ये सब है अगर आपका ऊपर जो दिया है तो भी चल जाएगा, और बीएड करके भी ये सब है आपका ऊपर जो दिया है तो भी आपका चल जाएगा, है ना। और मान लीजिए अगर आपके पास एलटी डिप्लोमा और बीएड नहीं है, तो फिर आपका बीएससी एड 4 वर्षीय जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है वो भी चल जाएगा, लेकिन वो गणित और भौतिक से ही होना चाहिए। ठीक है ना। अब ऐसे ही विज्ञान से देख लो आप, विज्ञान में इन्होंने बोला भैया कि जैसे मान लो रसायन, इन्हें केमिस्ट्री और बायोलॉजी हो गई, है ना, ये हो गया आपका। फिर एवं एवं देखो, रसायन तो यहाँ देखना जरा, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और ये आ गया वनस्पति विज्ञान, है ना, एवं तीन तीन चीज चाहिए विषयों के साथ आपने ग्रेजुएशन की डिग्री ली हो, मतलब केमिस्ट्री, है ना, रसायन, जंतु विज्ञान और वनस्पति। और उसमें आपने एलटी डिप्लोमा किया तो भी चल जाएगा और बीएड किया तो भी चल जाएगा। और अगर ये ना होकर के आपके पास 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएससी एड है तो भी आपका चल जाएगा, लेकिन वो भी रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति में ही होना चाहिए। तो ऐसे करके आप ना हिंदी में भी देख सकते हो, वही वही चीज़ें मांगी जाएंगी, है ना। अब हिंदी में यहाँ पे देखिए, साहित्य जो अंतिम वर्ष अंत अनिवार्यता रहा हो, है ना, मतलब हिंदी साहित्य तो मतलब अंतिम वर्ष में तो पक्का ही रहा हो, आपने लास्ट में पढ़ा ही पढ़ा हो, है ना, स्नातक की उपाधि। और उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद या किसी उत्तर उत्तर प्रदेश अथवा समकक्ष शिक्षा परिषद से इंटरमीडिएट, यानी आपने 12th में या समकक्ष परीक्षा में संस्कृत विषय के साथ ही उत्तीर्ण, मतलब 12th वगैरह आपकी आपने संस्कृत से संस्कृत लिया हो एक सब्जेक्ट उसमें, ऐसा बताया गया है।
ठीक है, बाकी इसमें वही सारी चीज़ें अब आप ऐसी हर जगह संस्कृत में यहाँ पर देख सकते हो, उर्दू है, अंग्रेजी है, कला है ना, आर्ट्स हो गया, शारीरिक शिक्षा हो गई, फिजिकल एजुकेशन, ठीक, संगीत हो गया, म्यूजिक हो गया, आपका गृह विज्ञान, होम साइंस हो गया, वाणिज्य हो गया, कॉमर्स, ठीक है ना, ऐसे करते करते समझ गया। तो देखिए अब इनने ये बोला कि भैया यूटीईटी और सीटीईटी तो अनिवार्य है उत्तीर्ण होना उस अभ्यर्थी का, तभी वो इसमें अप्लाई कर सकता है। तो यूटी सीटीईटी में कितने नंबर आने चाहिए? एससी वालों के लिए अगर वो महिला से तो 60 नंबर, और एक्स सर्विसमैन है तो 75 नंबर, स्वयं स्वतंत्रता सेनानी रहे तो 75, दिव्यांगजन भी 75, ऑर्फेन जो अनाथ बच्चे होते हैं उनको भी 60 नंबर आया तो भर लेंगे, और बाकी जो बच्चे वो भी 60 नंबर से भर लेंगे। ठीक, ये इसका मतलब हो गया। अब विभागीय लिखित 10% सीधी भर्ती, ये बताया जा रहा है भैया कि आपको मतलब विभागीय लोगों के लिए वो, तो उसको हम जाने देते हैं। अब लिखित परीक्षा में, है ना, ये पेन क्यों नहीं चल रहा, एक सेकंड, अगर दोबारा लगा लूँ मैं। अब देखो, पहली बात तो इनने बोला है कि अब आपने, ये तो हो गया आपका। अब पेपर कैसा होगा? 100 अंकों का आपका पेपर होगा, उसमें दो चीजें आएंगी, भाग एक भाग दो। भाग एक में कुछ नहीं, शैक्षिक अभिवृत्ति, तर्क शक्ति परीक्षण, सामान्य ज्ञान जो होता है, नॉर्मल जनरल नॉलेज, ये सब हो गया, है ना, इंटेलिजेंस टेस्ट हो गया, वो टोटल 50 अंक का रहेगा। और इसके बाद आपने जिस विषय से किया है वो पार्ट 2 में आ जाएगा। जैसे मान लो साइंस से किया तो साइंस के 50 अंकों का आपका टेस्ट हो जाएगा वहां पर, ठीक है, सारे ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 2 घंटे का पेपर होगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने परसेंट दे दिया भैया कि प्रतियोगी परीक्षा हेतु भाई सामान्य, जैसे कि मान लो ओबीसी हो गया, है ना, या अनरिजर्व्ड हो गए, है ना, ओबीसी अनरिजर्व्ड, है ना, आर्थिक रूप से कमजोर यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन हो गया, तो ओबीसी, है ना, यूआर, ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अभ्यर्थियों को 45% अंक लाने पड़ेंगे, तथा जो एससी है, एसटी है ना, अभ्यर्थी हो गए, उनको 35% अंक लाने पड़ेंगे, है ना। ये न्यूनतम अनिवार्य मतलब लिखित प्रतियोगी परीक्षा में इतना नंबर तो चाहिए भाई, 45% नंबर चाहिए चाहिए, यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस से, और एससी एसटी वालों से 35% नंबर। इसमें ऑफलाइन पेपर होगा, तो एमआर शीट है, ओएमआर शीट की 3 कॉपियां वहां पर रहेंगी, एक ओएमआर के नीचे। तो एक तो भाई देखो ओरिजिनल ओएमआर, और एक फोटोकॉपी तो आप उनको दे देंगे, एक फोटोकॉपी आपको मिल जाएगी। ऐसी जो बुकलेट रहेगी, क्वेश्चन बुकलेट, वो आपको मिल जाएगी। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप ओएमआर में फिल करें भैया, तो बुकलेट नंबर सही से फिल करना, कोई गलती मत कर देना, इसमें गोला लगाना पड़ेगा, इसलिए बहुत धैर्य से काम करना, ठीक है ना। यही सब बातें इसमें बताई गई हैं। अब आगे बढ़ जाता हूँ मैं। अच्छा, अब ये देखिए इसमें क्या है, एक तो ये बात है कि भाई उत्तराखंड के अगर आप निवासी तो भर सकते हैं, तो फिर वहाँ के जो रोजगार पंजीयन होता है वो आपके पास होना चाहिए, है ना, नहीं है तो आपको करवा लेना है। अब ऐसे लोग जो उत्तराखंड में नौकरी करने गए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में हैं, या फिर वो वहीं के गवर्नमेंट में हैं लेकिन बाहर नौकरी कर रहे हैं, तो वो लोग तो अप्लाई कर ही सकते हैं, उनको पंजीयन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। अब मान लो भाई जो वहाँ का रहवासी नहीं है, उसने 10वीं 12वीं के बाद कहीं और पढ़ाई कर ली है ना, मान लो ऐसा हो जाता है कभी कभी कि अब वो तो राज्य मतलब अब उसके पापा या उसका परिवार ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड के किसी सरकारी काम से बाहर गया हुआ है ना, वो कहीं और ही काम कर रहे हैं, बस उत्तराखंड में मान लो आपकी पढ़ाई 12वीं तक हुई है, तो क्या आप भर सकते हो? तो भी आप भर सकते हो। तो अगर आप मूल निवासी तो ही भर लेंगे, लेकिन आपने 10वीं 12वीं तक की वहाँ परीक्षा मतलब उनके स्कूल में पढ़ाई करी, तो भी आप इसे भर सकते हैं, ये इसका मतलब है, ठीक है ना। और आयु में यहाँ पर देखिए छूट वगैरह जो ऐसी है कि एक सेकंड, ये उल्टा हो गया, देखो फिर से काम नहीं कर रहा, क्या बात है, पेन टैप खराब हो गया क्या? एक सेकंड दोस्तों। हाँ देखो, तो भाई न्यूनतम वर्ष जो है, न्यूनतम जो आयु है वो 21 वर्ष है, तथा मैक्सिमम जो है वो 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। परंतु ये कि भाई राजकीय प्रारंभिक सेवा के अंतर्गत कार्यरत, अब देखो मान लो कोई प्रारंभिक जो इनकी शिक्षा सेवा है, शिक्षा सेवा में, राज्य की शिक्षा सेवा में पहले से कोई अध्यापक है, प्रधान अध्यापक है ना, तो और बीएड की उपाधि उसने विश्वविद्यालय से ले रखी है, मान्यता प्राप्त कहीं से, तो उन्हें अधिकतम आयु में उतने वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी जितने वर्ष उन्होंने विभाग में सेवा करी है ना। यह 5 वर्ष से अनाधिक होगी, अनधिक होगी, है ना, 5 वर्ष से ऊपर नहीं हो सकती, इसका ये मतलब हो गया, ठीक है। अब देखिए परंतु ये कि उत्तराखंड के जो एससी हो गए, एसटी हो गए, है ना, अन्य पिछड़ा वर्ग हो गए, यानी कि आपके ओबीसी हो गए, ईबीसी भी होते हैं, ठीक है ना, तो इनको आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट मिल रही है। एस टी को वैसे हर जगह ही मिल जाती है। दिव्यांगजन को 10 साल की छूट मिल रही है। और आपके स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और इनके आश्रित अभ्यर्थियों को 5 वर्ष की छूट मिल रही है, ठीक है। पूर्व सैनिकों को भी ये अच्छी खासी 3 वर्ष की छूट मिल रही है यहाँ पर,
और ये देखिए वही बात है उत्तराखंड के लोक सेवा आयोग की, मतलब ये कहना है कि भाई उत्तरा अभ्यर्थी जो है उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्ति यानी अंतिम तिथि तक पंजीकरण, वही रोजगार पंजीयन होना चाहिए अंतिम डेट से पहले। अभ्यर्थी उत्तराखंड राज्य का भाई मूल निवासी हो या स्थायी निवासी प्रमाण पत्र धारक करता हो, तो इनमें से कोई एक पॉइंट होना चाहिए आपका। और तीसरा कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि, मतलब जो भी इनका उत्तराखंड का जो एरिया है पूरा, सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसने अपनी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट अथवा इनके समकक्ष जो भी है आपने उत्तीर्ण किया हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा तो मैंने आपको बता ही दिया क्या क्या कैसा है। अब आ जाइए मैं आपको थोड़ा सा इसमें फीस वगैरह दिखा देता हूँ, फिर अपन आगे बढ़ जाएंगे। ये रहा फीस स्ट्रक्चर देख लीजिए। तो अनरिजर्व हो गया और ओबीसी इनके लिए 300 रुपये, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस के लिए 150 रुपये, और आपके दिव्यांगजनों के लिए 150 रुपये, और अनाथ बच्चों अनाथ लोगों के लिए कुछ भी पैसा नहीं लग रहा, उनके लिए निल है ना। अब ये शर्तें वगैरह हैं जो आपको पढ़नी है, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कैसे क्या करना है सब कुछ है। नहीं बनेगा तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको वही बता दूंगा, आप चिंता नहीं करो उसकी। ठीक है, और ये हो गया आपका। अब ये सब वो हो गया कि भाई अनुसूचित एससी एसटी वालों को कौन सा फॉर्म भरना है, ये वो सब बातें हैं। हम इससे आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मैं आपको सिलेबस दिखा देना चाहता हूँ बस, और कुछ बचा नहीं है इसमें अब। ये रहा, ये सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर एलटी ग्रेड पार्ट 1 एकेडमिक एप्टीट्यूड जो होगा वो ये रहा। जैसे कि यूनिट 1 से जैसे एजुकेशन फिलोसफी, रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड फिलोसफी, कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस फिलोसफीज ऑफ एजुकेशन, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, आइडियलिज्म, रियलिज्म, बहुत सारी चीज़ें भाई। यूनिट 2 में फिर चाइल्ड डेवलपमेंट, पर्सनालिटी टाइप्स, थ्योरीज और ये सब बहुत सारी बातें। फिर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड टाइप्स, ये आप सब देख लेना अच्छे से, और हर टॉपिक पे आप तैयार कर लेना अपना पुराने पेपर थोड़े से देख लेना, आपको आसानी हो जाएगी। आईसीटी हो गया, यूनिट 4 से भाई ये सब आ जाएगा। ठीक है, ये यूनिट 5 हो गया, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ उत्तराखंड से रिलेटेड ज़्यादा रहेगा इसमें। एनसीईआरटी ये सब आपने देखा होगा, बीएड में आपने थोड़ा थोड़ा इन सबको पढ़ा भी होगा। ठीक है ना। अब ये देखिए ये आ जाता है आपका जनरल नॉलेज, कॉमन टू ऑल सब्जेक्ट है जो सबके लिए। तो इसमें नॉन वर्बल एबिलिटी है, सीरीज, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, क्लासिफिकेशन, कंप्लीशन, वो नहीं आते ऑड फिगर, फिगर मैट्रिक्स जैसे सवाल आ जाते हैं उसमें। अल्फाबेटिकल सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ऑड वन आउट कर देना, एक अनजाने को हटा देना। और ये जनरल नॉलेज अभी उत्तराखंड का पूरा पॉलिटिक्स वगैरह सब अच्छे समझ लेना। अब ये देखें यहाँ से शुरू होता है कि मान लीजिए कोई हिंदी है, हिंदी से भर रहा है अगर, तो उसका सिलेबस ये रहा भाई। खंड अ भाषा, तो हिंदी वर्णमाला हो गई, स्वर व्यंजन अयोग, अयोग वाह वर्ण अक्षर शब्द पद वाक्य वर्तनी, वर्तनी का मानकीकरण, वर्तनी विश्लेषण हो गया, संधि समास उपसर्ग प्रत्यय, रचना की दृष्टि से, रूढ़ यौगिक योग रूढ़, इतिहास की दृष्टि से तत्सम तद्भव देशज विदेशी संकर, बिगड़े हुए शब्द को संकर कह देते हैं, है ना। तो इस तरह से तो आप समझ सकते हैं, ये पूरा विराम चिन्ह ये देख लो, आप सिलेबस देख लो, प्रयोग। और फिर ये साहित्य वालों के लिए देखना जरा ध्यान से, ये रहा जो साहित्य में क्या क्या रहेगा, अलंकार, शब्द रूपती, ये हिंदी वाक्य आधुनिक, और ये नाट्य साहित्य हो गया, कथेतर, कथेतर गद्य, ये इनके लिए इंग्लिश वाले, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश यूसेज, है ना। फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स, ड्रामा, पोइट्री, अमेरिकन पोइट्री, इंडियन इंग्लिश पोइट्री, ये सब आपको समझना पड़ेगा भैया, बहुत तगड़ा है सब। संस्कृत भाई साहब, है ना, संज्ञा संधि, है ना ये। अब ये रहा सिलेबस, ये मैथमेटिक्स का भी है, सेट थ्योरी आ रही है, मैट्रिसेस, डिटर्मिनर्स आ रहे हैं, डिटर्मिनेंट्स आ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री, वेक्टर एनालिसिस, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अलजेब्रा, डिफरेंशियल इक्वेशन एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा। फिर आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस और मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स ये सब आ जाएगा उसमें। फिर जो हमारे फिजिक्स वाले, वेक्टर एनालिसिस, ग्रेविटेशन फील्ड एंड पोटेंशियल, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन लीनियर एंड एंगुलर मोमेंटम, डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, सब 11th का है। फ्लूइड्स देख लो आप, 11th का है। विस्कोसिटी, इलास्टिसिटी, सब 11th का है ना। बेसिक 11th का मतलब बोल रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कि 11th का है, वो बीएड का कोर्स है पूरा। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, बहुत तगड़े तगड़े सब्जेक्ट। थर्मल है भैया, थर्मोडायनेमिक्स, है ना। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स हो गया। फिर आपका ऑप्टिक्स से क्या क्या आ रहा है देख लो अच्छे से, बहुत तगड़ा सिलेबस है भाई। वेव, अकॉस्टिक, और रे, ठीक है ना। तो ये रहा मॉडर्न फिजिक्स, और ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आ गए यहाँ से। और ये क्या है भैया देख लें, सॉलिड स्टेट फिजिक्स। तो कहने का मतलब बहुत लंबी पीडीएफ है ना। और ये केमिस्ट्री के लिए हो गया, एल्किन एल्किन दिख गया था ना, साइक्लो एल्किन, यूनिट टू स्ट्रक्चर बॉन्डिंग, खैर।
मैं ये पीडीएफ दे रहा हूँ, आप खुद देख लेना इस पूरे को, है ना। परेशान मत होइए, यहाँ पे तो ऐसे देखते चले जाएंगे, है ना। वीडियो कैसी लगी, कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, और ऐसी ही जानकारी के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस बनाता हूँ और आप तक पहुँचाता हूँ उन्हें, और बहुत डिटेल में बनाता हूँ। जैसे थोड़ा सा टाइम हो जाता है, मेरे वीडियोस को थोड़ा सा लंबा हो जाना पड़ता है, क्या है दोस्तों, मैं शॉर्ट में कुछ नहीं बताता, शॉर्ट में तो कुछ नहीं मिलता आपको ना, डिटेल में आपको जानकारी चाहिए होती है। शॉर्ट में सुनना है तो आप तो भी सुन सकते हो, मैंने शॉर्ट भी बनाया हुआ है उसका, पर उसमें कोई जानकारी नहीं होती है खास, है ना। मेन ये है, शॉर्ट्स में तो बस ये बताया जा सकता है कि हाँ भाई कुछ पॉपअप जैसा है, कि कुछ आया है आपको याददाश्त दिलाने के लिए। ठीक है, तो आपने मिस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तब तक के लिए बने रहें, और अगला मैं वीडियो जल्दी अपलोड करूंगा। और भी बहुत सारी वैकेंसीज हैं, इनके बारे में बताऊंगा मैं आपको, मैं बताऊंगा, वैकेंसीज हैं, आप चिंता मत करिए, बस आप पढ़ाई करें और उन्हें अप्लाई करते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।